कॉमन स्टूडेंट और स्मार्ट स्टूडेंट में बस एक ही फर्क होता है कि एक कॉमन स्टूडेंट भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है और एक स्मार्ट स्टूडेंट लगाने का तरीका, उसको एक ऐसा अप्रोच पता होता है जो कि वो मैक्सिमम स्कोर कर सकता है, एक मिनिमम समय में कर सकता है। आज आपको कुछ ऐसे ऐसे अप्रोच मैं बताने वाला हूं, ऐसा तरीका जो आप पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ नहीं सकते हैं। और ये पहला वीडियो होगा जहां से आप ये अप्रोच सीखने वाले हैं। और ऐसा क्वेश्चन जो 2026 में अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपको रिपीट हो सकते हैं रेलवे एग्जाम में, अगर आप कोई भी पेपर देने वाले हैं तो वहां पे एक बिल्कुल काम आने वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपको मेथड नया लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका इस बार एएलपी में पूछा गया था, या ऐसा ही क्वेश्चन एक एनटीपीसी में भी आया था 2026 वाले में, कि यदि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 10, 20 और 17% की वृद्धि कर दी जाए तो उसमें समग्र प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अब एक कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा, इसमें या तो सक्सेसिव लगाएगा या तो रेशियो मेथड लगाएगा, और कहीं ना कहीं टाइम अपना वेस्ट करता हुआ नजर आएगा। वहां पे ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको कोई भी परसेंटेज वृद्धि वाला समय मिल जाए और उसके अंदर में कोई एक ऐसा नंबर दिख जाए ना जिसका डिजिटल सम 8 होता है, डिजिटल सम 8 यानी 17 का डिजिटल सम 8 होता है, ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे आपको। जैसे 35% कहीं दिख जाए, कहीं पे आपको ऐसा मिल जाए 44% दिख जाए, कहीं पे आपको ऐसा मिल जाए जैसे हम क्या बोल सकते हैं 62% दिख जाए, कहीं 26% दिख जाए। कुछ ऐसे नंबर अगर आपको परसेंटेज चेंज में देखने को मिलेंगे, ऐसे सीजीएल में भी देखने को बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे कि जहां पे जिनका डिजिटल सम 8 आता हो, डिजिटल सम 8 आता हो, ऐसे केस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं, आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा। लेकिन ये देखिए ध्यान रखना है कि जिनके साथ डिजिटल सम 8 ही 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर अगर बढ़ाना है तो आंसर का भी डिजिटल सम 8 ही आएगा। और 8 कैसे, चलिए चेक करते हैं। 5 4 9 छोड़ दीजिए, 4 4 8, ये वाला सही है आपका। यहां पे देखेंगे, देखिए 5 5 10 और 8 18 9 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 6 3 9 5 2 7 हो जाएगा। 7 1 8, या देखिए इसको ऐसे जोड़ सकते हैं 5 3 8 1 9 7, ये भी गलत हो गया। मतलब ये वाला आंसर आपका सही होने वाला। बाकी कॉमन तरीके से लगाना है तो आप नॉर्मली पहले 10 20 का सक्सेसिव निकाल सकते हैं कि 10 20 का सक्सेसिव 10 गुणे 20 बटे में 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32%। फिर 32 के साथ फिर 17 का निकालना पड़ेगा कि प्लस 32 गुणे में 17 बटे में 100। अब यहाँ पे छोटा कैलकुलेशन है लेकिन आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन 3-4 सेकंड का, उसको एग्जाम में आप ज्यादा समय क्यों वेस्ट करेंगे। जैसे कि एनटीपीसी में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि यहाँ पे दिया था कि 15 हमारे पास है, 20 है और 26 है। जैसे 26 में हमको 8 दिख गया तो हमको सिर्फ डिजिटल सम में 8 ढूंढना है कि 7 2 9 6 4 10, ये नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमने देख लिया क्या कि 7 2 9 5 1 6, ये नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमने देखा कि 7 और 3 10 हो गया, 10 8 18, 18 और 8 कितना आ गया 26 आ गया। 26 का मतलब ये 8 यानी ये वाला आंसर होगा। बाकी आप सबको देखिए 5 4 9 7 और 6 13, ये नहीं होने वाला, मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा। और ये सभी नंबरों में काम करेगा जिस नंबर के साथ कोई भी डिजिटल सम 8 वाला अगर आपको दिख जाए, यानी आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है और ये सीजीएल में बार बार रिपीट होता हुआ पुराना क्वेश्चन, मतलब हर बार आया हुआ है, कम से कम 20 बार से ज्यादा पूछा गया। ऐसे क्वेश्चनों में ये पैटर्न हमेशा दिया रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नंबर और इसके साथ कुछ ए बी बी सी सी एस। ऐसे केस में आपको एक ही चीज पहचानना है। वो क्या पहचानना है कि हमेशा यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी ये होल स्क्वायर बनता है, 2ab 2bc या 2ca करके। तो यहाँ 2 अगर हम बनाएंगे तो देखिए जो 3 इसके साथ एक्स्ट्रा है इसको अंदर गुणा कर लेंगे, ये 3a हो जाएगा। ये 3 का गुणा करेंगे तो ये 12b हो जाएगा और 3 का गुणा करेंगे तो 6c हो जाएगा। अब इनके साथ जो नंबर है यही इनकी वैल्यू है, जो इनके साथ नंबर आ गया वही इनकी वैल्यू। अगर प्लस सिंबल के साथ है मतलब a का मान यहाँ 3 है, b का मान 12 है और c का मान 6 है। अब यही वैल्यू आपको सिर्फ यहाँ पे रख देनी है। देखिए 12 गुणे 3 36 हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, 6 गुणे 3 18 हो जाएगा, 18 ये 90 90 और 120 126, ये 126 आपका आंसर होगा। इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 18 और हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहां से 9 निकाल देंगे तो 3 और रूट में हमारे पास 14 आ जाएगा। यही तो बनेगा ना, देख लेते हैं। तो 9 दूना 18 यानी 7 दूना 14, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे राइट आंसर दे देगी। तो ये कॉमन क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको 2 बनाना, ऐसे कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। एक अलग से वीडियो इस पे डाला गया है जो आपको इस बार पूछ भी लिया गया है। इसके अलावा ये 2021 एनटीपीसी में भी पूछा गया था। अगर देखेंगे तो यहाँ एएलपी सीबीटी 1 में देखने को मिला आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनको आप मेंटली लगा सकते हैं लेकिन आप एग्जाम में टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पहले जनसंख्या 25% बढ़ी है, फिर 20% बढ़ी है, फिर तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई। प्रारंभिक
अधिक जनसंख्या दी है 3 वर्ष बाद। एक तरीका तो ये होगा कि अगर ये 10% बढ़ी है मतलब 10 से 11 होगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो 11 से कटने वाला होगा, तो हमको 11 से कटने वाला नंबर सीधा सीधा एक ही ऑप्शन में दिख गया। बाकी आप चाहें तो देखिए 25 की वृद्धि और 20 की जो कमी है ना, ये कोई परसेंटेज चेंज कितना देता है, 0 देता है। चाहे तो आप लिख के भी देख लीजिए, 4 से एक बार 5 बढ़ा होगा, एक बार 5 से 4 हुआ होगा, तो इससे तो फर्क होने ही वाला नहीं है, तो दोनों कट ही जाएंगे। यानी 10 की वैल्यू दिया है, 11 की वैल्यू निकालनी थी। तो ये मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन थे, 2-4 सेकंड वाले क्वेश्चन हो गए। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, इस बार एलपी में पूछा गया था कि 0.9 है, 0.37 है, और हमारे पास क्या हो गया, और 0.54 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। देखिए लघुत्तम समापवर्तक एक ऐसा नंबर, जैसे इसमें कई सारे तरीके से समझ सकते हैं चीजों को, कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसी का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी इससे कटने वाला नंबर होता है। और 37 अपने आप में बड़ा यूनिक नंबर होता है। अगर इसकी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है ना, कोई भी नंबर 3 बार लगातार लिख देंगे तो 37 से कटने वाला, जैसे 101, 222, 333, 444, 555 या फिर 999। तो इसमें हमको दिख गया कि आंसर यही है कटने वाला। अगर मान लीजिए ये नहीं भी दिखता, आपको 37 नहीं भी आता है, तो इसके अंदर में 9 छुपा है, इसके अंदर में 9, तो 9 से कटने वाला नंबर तो आएगा। जैसे ये है नहीं 9 से कटने वाला, ना तो ये है ना तो ये, एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी अब ये कितने बार में भाग होगा, देखिए अगर देखा जाए 1 1 2 3, यानी कि ये 37 गुणे में 3 है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 2 2 6, यानी कि 37 गुणे में 6 है। ये 3 3, यानी कि ये 37 गुणे में 9 है। ये वाला 37 गुणे में कितना है, 12 है। ये वाला 37 गुणे में कितना है, 27 है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन में बहुत स्पीड बनाने वाला है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्या क्वेश्चन है। अच्छा, और क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप अपने मैथ्स की स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, एक नॉर्मल कॉमन स्टूडेंट से स्मार्ट स्टूडेंट में बनना चाहते हैं, तो हमने एक बैच लॉन्च किया था अभी कुछ दिन पहले, संपूर्ण मैथ्स बैच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, जिसमें एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन जितने आए थे आपके एग्जाम में वो सारे करा दिए गए हैं चैप्टर वाइज। आप जाइए, जिनका एग्जाम है रेलवे का वो इसको लेके पढ़ेंगे। इसके टेक्नीशियन के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, एक कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो करा दिए जाएंगे। एएलपी के क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं, यूपीएसआई वाले करा दिए गए, यूपीपी करा दिए गए, बाकी कुछ चैप्टर जो बचे हैं वो चल रहा है। इसमें डेली क्लासेस आपको मिल रही हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, एक एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस होती हैं, कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर दिया जाए। अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं, इसकी प्राइस अभी 222 रुपए यहाँ पे होगा, लेकिन अभी मंथ एंड ऑफर चल रहा है, यानी महीने के लास्ट में आप ये कोड लगा सकते हैं। इस कोड के बाद आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा किसी भी बैचेस पे। अगर आपको सही में रेलवे के सभी एग्जाम, आपको यूपीपी का कोई एग्जाम या फिर सीएचएसएल सीजीएल का एग्जाम, हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर पे हम क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से या क्या यूनिक तरीका लगाया जा सकता है वो सारा कुछ इसके अंदर में सिखाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर कैसे लगाना है। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, ये आपको फाउंडेशन क्लास में अलग से भी ट्रिक वीडियो इसकी बनाई गई है, अगर आप पहले देखे होंगे तो उनको तो काम आ गया होगा, कि यदि किसी निश्चित धनराशि पे दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज, अगर आपको दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हो, तीसरे वर्ष का दिया हो, चौथे वर्ष का, वैसे आपके एग्जाम में दूसरा तीसरा ज्यादा नहीं पूछा गया, तो जो भी रेट होता है, जैसे मान लीजिए रेट आपका 1/x बन जाता है, तो प्रिंसिपल अगर दूसरे वर्ष का बोला तो इसके पावर में 2 हो जाएगा, और जो दूसरे वर्ष का जो सीआई होगा हमारे पास ना, वो होता है x+1 के पावर में 1। अगर मान लीजिए कहीं दूसरा और तीसरे वर्ष की बात आ रही है, थर्ड ईयर की, तो तीसरे वर्ष बोला तो ये x³ होगा और ये x+1 ही रहेगा, लेकिन इसके पावर में 2। अगर तीसरा वर्ष है तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा, चौथा होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, पांचवा है तो यहाँ 4 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 10% की वैल्यू 1/10 होती है, यानी प्रिंसिपल 10 का स्क्वायर 100 होने वाला है, और सेकेंड ईयर का जो हमारे पास सीआई है 10 + 1 11 होने वाला। 11 की वैल्यू 8063 दिया है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये जितना गुना पे होगा इतना गुना पे तो आएगा, लेकिन उससे पहले डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे। 100 से कटने वाला नंबर लास्ट में जरूर 100 से, इसमें क्या होगा 000 वाला नंबर होगा और यही नंबर होगा, यानी इसका मतलब ये 733 गुना पे होगा। ये जरूर इससे कितने गुना पे होगा, 733 गुना पे होगा, तभी ये वाली वैल्यू आई होगी 73300। तो ये कॉमन तरीके से भी निकाल सकते थे डिवाइड करके, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सिर्फ एक लिया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप चाहें तो कई तरीके से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, ध्यान समझिएगा। इसके पीछे में देखिए, हम चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा के क्वेश्चन को, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव होगा लेकिन आंसर निकल सकता है। लेकिन सीपी और एसपी का एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है, कि जब आप सीपी को बढ़ाते हैं ना, तो एसपी में भी उतना ही चेंज होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए सीपी
एसपी जो होता है ना वो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर हम सीपी को बढ़ा रहे हैं, क्रय मूल्य को बढ़ा रहे हैं, तो जो एसपी है ना उसके अंदर भी सीपी छुपा हुआ है और प्रॉफिट है, यानी कि सीपी फिर से वहां से भी बढ़ रहा है। इसलिए यहां पे क्या होगा कि जो हमारा सेलिंग प्राइस का अंतर जो दिया है क्वेश्चन में, जैसे देखिए एक को 40% के लाभ पर, एक को 37.5% के लाभ पे बेचा गया है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का जो विक्रय मूल्य का अंतर होगा, विक्रय मूल्य देखिए 140 और 137.5, इनका अंतर 2.5% का है। यही 2.5% की जो वैल्यू है ना, देखिए विक्रय मूल्य का अंतर क्वेश्चन में दिया है कि 84 है, तो ये 84 लिख देंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज और लिखना होगा, क्योंकि इसमें सीपी भी चेंज होगा, और सीपी कितना चेंज हुआ 28, लेकिन 28 किसके हिसाब से, जो सेलिंग प्राइस बदला था इसका कितना 37.5% बढ़ जाएगा। 37.5% को हम क्या लिखते हैं 3/8, यानी ये 11/8 हो जाएगा। ये इसके साथ इसमें ऐड हो जाएगा। चलिए जोड़िए, 8 से 3 बार, 8 से 5 बार, 5 3 8, यानी 8 बीच में आ जाएगा, 38.5 बढ़ जाएगा। मतलब 2.5% की जो वैल्यू है ये सिंगल लाइन में लग सकता है। अगर इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए आपके, दोबारा रिपीट होगा तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन में डेटा मुश्किल हो जाए तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी फेल हो जाएगा आपका, क्योंकि उतना बड़ा कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। अब ये हमारे पास कितना आ गया 0.5, 8 4 12 हो गया, 8 3 11, 1 12 हो गया। इसकी वैल्यू दिया है 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये इससे कितना गुना पे 40 गुना पे, तो इसमें भी 40, देखिए ये इसका 40 गुना है, तो इसमें भी 40 का गुना कर लेंगे। 40 क्या मतलब जीरो, देखिए पॉइंट हटा देगा, 12 चौक 48, 25 चौके 100, यानी 49, आपका आंसर होगा। आप इसको चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 1/40 होता है, एक की वैल्यू 122.5 है, तो इसकी वैल्यू 4900 आ जाएगी। किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। ये डेटा थोड़ा ईजी है तो थोड़ा सा मतलब समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये डेटा मुश्किल वाला भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ 64% है, कहीं 37% है, अलग अलग, तो उसमें सिर्फ यही मेथड आपके लिए सबसे बेहतर होने वाला है, जो डायरेक्टली आप आंसर को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको जब ये पेपर नहीं हुआ था ना, उससे पहले भी टाइम डिस्टेंस का एक नया ट्रिक के नाम से बताया गया था, कि यूट्यूब पे पहली बार एक तरीका बताया गया था कि औसत स्पीड के क्वेश्चन को लगाने का नजरिया कैसे बदलना है आपको, कैसे जेएसएम रूल का यूज करके आप औसत स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को अपने क्वेश्चन को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हमको टाइम दिया, देखिए नॉर्मली जो औसत चाल निकलती है ना, वो क्या निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये सबके लिए काम करता है। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 भी लगाते हैं। लेकिन एक तरीका और होता है, अगर आपको टाइम गिवन है, डायरेक्ट दिया है टाइम, और नहीं दिया तो टाइम निकाल लीजिए, 2.5 घंटे का टाइम है, फिर बोला इस समय चाल 71 थी, फिर अपनी चाल को 21 बढ़ा दिया, और 1 घंटे में, यानी बचा हुआ 1 घंटे में ये तय किया हुआ है। इनका अनुपात चाहे तो 5:2 भी लिख सकते हैं, दोनों मिला के 7 है। इस समय 71 स्पीड थी, बाद में 71 के साथ 21 बढ़ गया था। अब टोटल औसत चाल निकालना है हमको, तो जेएसएम मेथड क्या बोलता है, जेएसएम बोलता है कि जो छोटी वाली वैल्यू है वो ले लीजिए, प्लस देखिए दूसरा ज्यादा कितना है, ये क्वेश्चन में पहले से दिया है, वो कितने लोग इसमें है, 2 लोग हैं, और टोटल में डिवाइड कर लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा। 7 से 3 बार में 3 दूना 6 जोड़ देंगे, 77 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब इसमें दूसरा मेथड लगाने जाएंगे तो टाइम लगेगा, पहले इनका गुणा करिए, फिर और गुणा करिए, फिर टोटल डिस्टेंस निकालिए, फिर टोटल टाइम से डिवाइड करिए। अच्छा, कभी कभी एक चीज और समझिएगा, अगर ये टाइम मान लीजिए दोनों जगह फिक्स होते हैं, अगर मान लीजिए दोनों जगह टाइम फिक्स रहते हैं कि 2.5 घंटा इधर भी 2.5 घंटा, तो हमको सिर्फ औसत स्पीड निकालने के लिए बस स्पीड, जैसे हमारे 2 स्पीड है, दोनों स्पीड को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। अगर ये 1:1 का रेशियो कहीं आ जाए तो आपको दोनों को जोड़ के सिर्फ आधा कर लेना। 3 दूरियां हैं, 3 स्पीड है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना है, मतलब औसत निकाल लेना है सिर्फ सीधा सीधा स्पीड का। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 65% की छूट देता है। 65% छूट मतलब 13 बटा में ये कितना होता है हमारे पास 20, और वह छूट के बाद भी इतना परसेंट वैट लगाकर इतने रुपए में बेचता है। पहले वो 20 वाले सामान को 13 रुपए कम कर देता है और बेचता है 7 रुपए में। फिर 44% का मतलब होता है 11 बटा में 25, यानी 25 वाले सामान को ये 11 रुपए बढ़ा देता है, तो ये कितना हो जाएगा 36 रुपए में बेचता है। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं कि सीधा सीधा ये देखिए 500 है, और ये वाली वैल्यू 7×42 है। अब चाहे तो काट भी सकते हैं, ठीक है, अगर आप जैसे 2 से चाहें तो इसको 18 बार में काट लीजिए, 2 से काट लीजिए 10 बार में, तो ये हमारे पास थोड़ा इजी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो और छोटा भी कर सकते हैं, चलिए 250 हो गया, 18 × 7 126 हो गया। इसकी जो वैल्यू दिया है 378 दिया है, तो ये इसका 3 गुना है, तो इसमें भी सिर्फ आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, या 250 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में 1 से ज्यादा कटेगा तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं था, तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे। एक बार ये क्वेश्चन देखिए, पहले रेलवे एग्जाम में बहुत कम देखने को मिला था, इस बार देखने को मिला, तो इसको मैं बता दे रहा हूं कैसे आपको एग्जाम में करना होता है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि आपको व्यास दिया है कि 3 पाइप है, एक साथ टंकी को भर रहे हैं, तीनों पाइपों का अपना व्यास दिया है कि एक का 2 सेंटीमीटर है,
एक का हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और एक का 4 सेंटीमीटर है। फिर क्वेश्चन में एक चीज और देता है कि जो छोटा पाइप है वो 232 मिनट में टंकी भर सकता है। प्रत्येक पाइप प्रवाहित जल को मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती, मतलब इनकी इफिशियंसी है ना, इनका जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी इन्हीं के वर्ग के बराबर है। 2 का स्क्वायर 4, इनका 3 का स्क्वायर 9, इनका 4 का स्क्वायर 16, मतलब ये 4 के हिसाब से भर रहा है, ये 9 के हिसाब से भर रहा है और ये 16 के हिसाब से भर रहा है। अगर टोटल कैपेसिटी निकालनी है, टोटल कैपेसिटी यहां निकलेगा, तो जो छोटा पाइप है वो 232 मिनट में भरता है और इसकी जो क्षमता है ना वो कितनी है, 4 है, यानी कि इसके हिसाब से 4 के हिसाब से 232 मिनट में कितना भरा होगा, वही टंकी रही होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आप बताइए कि अगर सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना मिनट लगेगा। सभी खोल दिए जाएंगे, देखिए 9 4 13 और 16, यानी अब 29 के हिसाब से भरेंगे, यानी 29 से भाग दे दीजिए इसमें। 29 से ये 8 बार में कट गया, 8 चौक के 32, यानी कि 32 मिनट में आपकी पूरी टंकी भर जाएगी। ये कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये मुश्किल नहीं है, बस नया टाइप है तो ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए औसत स्पीड, ध्यान से समझिएगा कैसे टाइम वाले रेशियो का यूज करके आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसान बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो टाइम वेस्ट करने से बढ़िया कि आप देखिए क्या करेंगे। पहले तो दूरी दिया था कि ए बी की दूरी है और बी सी की दूरी है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया था। ये क्वेश्चन बोला कि जो ए से बी की दूरी है ना वो 45 की चाल से चलता है, यानी ये ए बी 45 से अगर मैं 180 में भाग दे दूंगा तो 4 घंटा लगेगा, पहले वाले का 4 घंटा आ गया। जब बी से सी जो दूरी है यानी ये 240, उसको 60 के स्पीड, 6 चौक के 24, यहां भी 4 ही घंटा लगने वाला है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि सी से बी, यानी कि उल्टा आ रहा सी से बी, ये 240 किलोमीटर 40 के स्पीड से चल रहा है, तो 4 छंग 24, यानी फिर 6 घंटा लगता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया, लास्ट में बी से ए जो आया था वो 180 किलोमीटर, यानी 30 से भाग देंगे, 3 छक 18। ये टाइम का अनुपात हो गया सभी का। चाहे तो इनको थोड़ा छोटा बना सकते हैं, 2:2:3 3:3, सबको मिला के कितना है, 10 है। 4 और 6 10 हो गया। इसकी चाल अब लिख लीजिए, देखिए इसकी चाल कितनी थी, शुरू वाले की 45 थी, फिर हमारे पास 60 था, फिर 40 था और फिर 30 था। अगर औसत चाल निकालना है तो हमने क्या बोला, सबसे छोटी वाली वैल्यू ले लीजिए, छोटी वैल्यू हमने ये ले लिया। इससे ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा। कितने लोग हैं, 3 लोग, 10 गुणे 3 30 आ जाएगा। ये कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, 30 दूना 60 आ जाएगा इसका, और प्लस ये कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा, 15 दूना 30 आ जाएगा। इन सभी को टोटल में भाग दे देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। जीरो सबके जीरो को काट देगा, 6 3 9 3 12, यानी कि 30 में सिर्फ 12 जोड़ देना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42। और 42 सबसे इजीएस्ट तरीका यही होता है क्वेश्चन को लगाने का। ऐसा नहीं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके आप टाइम वेस्ट करें अपना एग्जाम में। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए। ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा गया था। अभी मैं बता सकता हूं कि लगभग अभी भी 99% लोग इसको बेसिक से ही लगाते होंगे और अपना टाइम वेस्ट करते होंगे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। हो सकता है कि एग्जाम में बना ही नहीं पाए होंगे। अब किसके एग्जाम किसके सेट में आया था पता नहीं, आप चेक जरूर करिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन कैसा दिया है एक बार ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक व्यापारी चावल के 2 किस्म है, ए और बी, इनका वजन का अनुपात 3:5 है, एक का 3 है एक का 5 है वजन, ठीक है, और वह मिश्रण को उस मूल्य पे बेचता है कि उससे चावल ए पे 20% का लाभ होता है और चावल बी पे 10% की हानि होती है। यदि मिश्रण का समग्र लाभ 8% है तो प्रति केजी चावल ए का क्रय मूल्य प्रति केजी चावल बी का क्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। क्रय मूल्य हमको दिया नहीं क्वेश्चन में, ये ए वाला है और ये वाला बी वाला है, मान लेते हैं। अब ये तो वजन का अनुपात दिया है ना, यहाँ पे वेट का अनुपात दिया, तो हम मान लेते हैं ये x रुपए किलो का था और ये y रुपए किलो का था। ये दोनों का अनुपात है, दोनों जोड़ देंगे तो दोनों मिला कितने रहे होंगे, दोनों जोड़ देंगे तो एक 3x + y की वैल्यू रही होगी, यही तो रहा होगा हमारे पास। ये हम जीएसएम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे जीएसएम का यूज करेंगे। ये वाला बेचा गया था 20% के प्रॉफिट पे, दूसरा वाला बेचा गया था 10% के हानि पे, और तीसरा जो टोटल लाभ हुआ था 8% का हुआ था। चलिए निकालते हैं, हम इसका गुड़ाई कर लेते हैं। अगर जीएसएम लगा सकते हैं तो ठीक है, यहाँ नंबर तो दिया नहीं कि जीएसएम लगा, इनका गुड़ा कर लीजिए तो 20 × 60x हो जाएगा, माइनस में 50y हो जाएगा, बराबर में 8 × 3 24x + 8 5 40y हो जाएगा। एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, देखिए एक्स और एक्स ये दोनों मिले कितने हो जाएंगे, यहाँ पे यहाँ से 6 बचेगा 30, यानी 36x, बराबर में ये वाला जुड़ के इसमें क्या हो जाएगा, 90y हो जाएगा। लीजिए आगे आपका एक्स वाई का अनुपात। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, देखिए इसको काट सकते हैं, देखिए ये 90 आ जाएगा, ये वाला 36 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको हम काट लेते हैं, 18 दूना 36, 18 5 90, 5:2 का अनुपात आएगा और 5:2 का अनुपात ऑप्शन ए होगा। इससे इजीएस्ट तरीका आप गूगल कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाला है। आप इसको
बेसिक तरीके से लगाएंगे तो आप कर करके देख लीजिएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। एक ऐसा तरीका है जो सबसे इजीएस्ट हो सकता है, जीएसएम मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान रखेगा, ये मिल सकता है दोबारा आपके सीबीटी 2 के अंदर में। चलिए फिर से एक क्वेश्चन देखिएगा। नाव धारा में हमने बहुत यूनिक आपको तरीके बताए हैं जिससे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कि नाव धारा वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, लिखना है बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। इसी से आपके लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, एक नाव जो है धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी उतने समय में तय कर सकती है जितने समय में धारा के विपरीत 36। समय समान है, यानी कि जो इस दूरी का अनुपात होगा वही हमारा क्या होगा, स्पीड का होगा। 12 25 60, 12 3 36, ये 5 और 3 का अनुपात है। इन दोनों को जोड़ के आधा ही आता है यानी कि 4, इन दोनों को घटा के आधा ही आता है यानी 2, नहीं 2 का आधा 1, इन दोनों को जोड़ने पे 5, इन दोनों घटाने पे 3 आ रहा है। अब आपसे पूछा गया है लास्ट में कि स्थिर जल में नाव की चाल निकालिए, बाकी और भी डेटा दिया हुआ है। तो नाव की चाल का जो अनुपात है ना वो 4 है, तो 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो फिर हमको आगे क्वेश्चन में कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहें तो इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमारा क्या होता है, आंसर का टारगेट होता है, तो आंसर कैसे निकालना है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, औसत चाल का फिर से पूछा गया इस बार का, कि कैसे लगाते हैं। जैसे उस क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, टाइम को निकालना। जैसे इसमें देखिए 60 किलोमीटर 30 की स्पीड चला, तो 30 दूना यानी 2 घंटे का समय लगा है। अच्छा, ये 40 किलोमीटर 20 के स्पीड से चला, तो 20 दूना 40, यहां भी 2 ही घंटे का समय लगा है। फिर 50 किलोमीटर 25 के स्पीड से, यहां भी इसको 2 ही घंटे का समय लगा है। सब मिला के देखिए अनुपात निकालें तो 1:1:1 बराबर 3 है। तो एक की वैल्यू हमारे पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे वाले की 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और तीसरे वाले की 25 किलोमीटर। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इसमें सबसे छोटे वाले वैल्यू को ले लीजिए कि 20 है, और इससे ज्यादा ये कितना है 5, इससे ज्यादा कितना है 10, इन सबको 3 से भाग दे दिया यानी 20 प्लस 5 यानी कि 25 आपका आंसर हो जाएगा। 15 में 3 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। ये तो ठीक था, लेकिन एक चीज हमने और बताया था कि अगर ये अनुपात सेम हो जाए यानी टाइम बराबर आ जाए तो आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना। वो क्या करना चाहिए कि सीधा जो स्पीड दिया रहता है ना, जैसे एक जगह दिया है 30, एक जगह दिया है 20 और एक जगह दिया है 25, इनको जोड़ के औसत निकाल लीजिए, 3 से भाग दीजिए, सीधा 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा 25 आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको जीएसएम भी लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर टाइम सेम है तो ठीक है। चलिए इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। फिर से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम का एक और अच्छा क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन। हमने क्या बोला, बोट एंड स्ट्रीम में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, बोट लिखिए, वाटर लिखिए, डाउन स्ट्रीम लिखिए और अप स्ट्रीम लिखिए। अब क्वेश्चन में दिया स्थिर जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर यात्रा करने और वापस आने में इतना मिनट लगता है धारा की चाल। अब कभी भी अगर इन 4 डेटा में कोई एक ही डेटा दिया हो तो इसका मतलब आपका ये इक्वेशन क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं एक्स मानना पड़ेगा आपको। अगर 2 डेटा कोई भी दिया हो इसमें से तो कोई इक्वेशन नहीं बनता बोट एंड स्ट्रीम के अंदर में। अब हमको नहीं दिया गया, धारा की चाल पूछा तो इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये वाला 16 प्लस एक्स और ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक चीज समझिएगा कि जितना दूरी गया है उतना ही आया, 40 गया और 40 आया, सेम दूरी गया सेम आया, तो औसत स्पीड तो निकाल ही सकते हैं ना। एवरेज स्पीड तो हमारे पास यहाँ है ही क्वेश्चन में, कैसे निकलेगा कि भैया टोटल चला है 40 40 80 किलोमीटर और टाइम कितना है 6 और 24 मिनट को 2/5 लिखते हैं, 5 36 2 32/5, ये इसकी औसत चाल है, इसको काट भी सकते हैं। यही हमारे पास चाल है, औसत चाल पूरे यात्रा का। लेकिन औसत चाल जो बोट एंड स्ट्रीम का निकलता है वो कैसे निकलता है, ऐसे निकला 2 डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम अपान में डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, ये तरीका होता है औसत चाल निकालने का। इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए थी। तो यहां पे देखिए डाउन अप स्ट्रीम दिया यानी 2 गुणे में जब दोनों का गुणा करेंगे, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो 16 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास ये दोनों जब जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, ये 32 हो जाएगा। इसी की वैल्यू दिया है 80/32, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 32 से 32 कट गया, 2 से ये 40 बार में कट जाएगा, ये 16 का स्क्वायर 256 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 200 है। यहां से एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 56 है, एक्स की वैल्यू रूट में 56 हो जाएगा। 56 को क्या लिख सकते हैं 14 गुणे में 4, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट में 14 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी वाटर की स्पीड यहाँ पे रूट में आने वाली है। तो ये कॉमन तरीका आपको ध्यान रखना कि ये औसत स्पीड टोटल वाले औसत के बराबर कर लेंगे, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, वहां टाइम वेस्ट हो जाएगा और क्वाड्रेटिक बनने लगेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक कार x किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, x किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 2x किलोमीटर की दूरी 80 की चाल चलती है संपूर्ण यात्रा के लिए औसत। अब यहां डिस्टेंस ही नहीं दिया है तो टाइम कैसे निकालेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने हमेशा से पढ़ा है कि अगर डिस्टेंस 2 बराबर होते हैं तो औसत चाल कैसे निकलता है, 2s1 s2 अपान में s1 प्लस s2 के हिसाब से, ये चीज है। तो पहले इन दोनों का औसत चाल निकालते हैं जो x x चले थे, यानी x जो चला था इसका और जो भी दूरी रहा होगा, फिर आगे वाला x जो चला था, तो इनकी दूरी कैसे निकले, 2 गुणे में 40 गुणे में 60 बटे में हमारे पास 100,
तो ये 0 0 कट गया, 24 2 48, ये हमारे पास कितना आ गया, 48 आ गया। अब 48 तो हो गया, ये एक्स एक्स चला था, अब ये गया था, अब वापस अगर ये 2x जा रहा तो इसकी स्पीड 80 है, यानी कि फिर इन दोनों का औसत चाल निकाल लीजिए। 2 गुणे में 80 गुणे में 48 बटे में 100, 100 नहीं, इनको जोड़ लीजिए, 8 4 12 128 आ जाएगा। 2 से काट लीजिए, 6 और 4 हो जाएगा, 16 से 4 बार, 16 से 3 बार, 4 से हमारे पास 20 बार, यानी कि 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉमन तरीके से। 2 बार औसत चाल निकालना है। पहले देखिए कैसे था, पहले x गया था, फिर x गया था, और जो यहाँ की चाल दी थी, पहले इन दोनों का औसत निकाले थे, फिर ये टोटल 2x आया था यहाँ से, तो ये जो दोनों का मिलके आया था और इन दोनों का जो मिला था, इनका औसत चाल अलग से निकला था। यही बस किया गया, इसमें कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। फिर से देखिए, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है। तो क्या दिया गया था, धारा नाव के अनुकूल 18 किलोमीटर 3 घंटे में, 3 छक 18, इसकी वैल्यू 6 दिया है, और विपरीत दिशा में 9 घंटे, 9 दूना 18 हो गया। अगर हमको ये दोनों पता था, देखिए 6 2 8 का आधा 4, 6 में से अगर 2 4 का आधा 2 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे ये इन दोनों घटाना, अब ये तो आंसर ही आ गया। स्थिर जल में नाव की चाल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और चलिए देखते हैं, किसी निश्चित राशि पे यदि समान ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 64 दिया, यानी हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी पहले साल 32 तो दूसरे साल भी 32 रहा होगा, ये पहला दूसरा साल का हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज 80 दिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि पहले साल का तो सेम ही रहता है 32, लेकिन दूसरे साल में 32 से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है। 80 है, 32 32 64 हो गया, कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 16 ज्यादा है। ये 16 क्यों ज्यादा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिला है, यानी 16 जो उस 32 का कितना परसेंट है, तो बोलेंगे 1/2, 1/2 का मतलब 50%। अगर रेट आपसे पूछा जाता तो आंसर क्या आ जाता, 50%। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या, सम ज्ञात कीजिए या प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। ये जो 50% है ना, 1 साल का ब्याज है, वही तो 32 है, तो 100% निकाल लीजिए, 64 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे रेट पूछा जाता तो आंसर कितना आता, 50। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसका और तरीके भी बताया गया था। एक और क्वेश्चन देखिएगा औसत का। एक विद्यार्थी अंक गलती से 73 के बजाय 70 लिख दिया, लिखना 73 था, गलती से 70 लिख दिया, यानी कितना की गलती किया है, 3 का। अब ये 3 के वजह से कुछ चेंजेस हुए होंगे, क्या क्वेश्चन में, इसके कारण कक्षा में औसत अंकों में 3/2 की कमी आ गई। 3/2 यानी ये जो 3 था ना, इसके वजह से 1.5 की कमी आ गई है, और इस 3 में 1.5 की कमी के देखा जाता है, यानी कि 2 लोग रहे होंगे 1.5 के, जिसकी वजह से कमी होगी, और यही पूछा जाता है कितने लोग रहे होंगे क्वेश्चन में। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बना ही सकते हैं आप लोग। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, देखिए भाजक जो है, भाजक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, भाजक भागफल का 10 गुना, यानी 10 और 1 का अनुपात है। फिर बोला शेषफल जो है ना इसी भाजक का, भाजक जो है इसी शेषफल जो हमारे पास है, इसका ये 6 गुना है। अच्छा, इन दोनों में बराबर कौन है, थोड़ा ध्यान देखिए, इन दोनों में भाजक बराबर होना चाहिए था, तो ये इस वाले में 3 से गुणा कर लेते हैं, इस वाले में 5 से। अब देखिए 3 से करेंगे तो ये वाला 30 और 3 बन जाएगा, और ये वाला 5 से करेंगे तो ये 30 और 5 बन जाएगा। तो अब इन तीनों का अनुपात निकाल सकते हैं, भाजक भागफल और शेषफल का अनुपात क्या आ जाएगा, ये वाला 30, ये वाला 3 और ये वाला 5 आ गया। इन तीनों में से कोई ना कोई एक डेटा दिया रहेगा, जैसे दिया है शेषफल 5 की वैल्यू 25 दिया है, तो 5 गुना पे तो ये 15 है, 5 गुना पे 15 तिया 75, 15 था ना, 5 गुना है, नहीं 5 गुना पे है, तो 5 तिया 15, ये हमारे पास 150। अब आपसे क्या पूछा गया वो निकाले, जब भाजक पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है, तो अब क्या पूछा गया, भाज्य क्या होगा, यानी जिसमें भाग दिया गया होगा, वो वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ लेते हैं। तो गुणा करेंगे 15 5 75, 15 गुणे 15 225, 0 और प्लस 25 और जोड़ लेंगे, तो 2275 हो जाएगा। और मेंटली पता हो तो देखिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं, तो बस रेशियो बना के आप अनुपात बना के निकाल सकते हैं कॉमन तरीके से इस क्वेश्चन को। इसको लगाने के और भी तरीके हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे कि पावर को डबल कैसे किया जाता है। देखिए पावर जब 1 रहता है और 2 गुना पे जाना होता है, तो जो भी नंबर होता है ना, जैसे इसकी वैल्यू 11 दिया है, तो 11 का स्क्वायर -2 हम करते हैं, लेकिन ये तब करते हैं जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल तो है नहीं, 2 3 जो अलग अलग है इनका भी इसमें गुणा करना होगा, और साथ में जो एक्स वाई है ना, ये भी कटने वाले नहीं है, तो इनकी भी वैल्यू को गुणा करना होगा। तो ये हमारे पास 121 माइनस में 6 दूना 12 दूना 24 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। तो 97 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लगभग आप 20-22 क्वेश्चन मैंने बताया, और लगभग अलग अलग चैप्टर से, जिनको आप देख के आप कई सारे क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल क्लास से निकाल सकते हैं अपने एग्जाम में। जो भी एग्जाम आपका अभी लेटेस्ट होने वाला है, एनटीपीसी 12th लेवल का हो, या फिर आप ग्रुप डी देने वाले हो, यूपीपी देने वाले, कोई भी एग्जाम। बाकी एक लास्ट और इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखें, तो अगर आप अपने मैथ्स के स्पीड को तेज करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा बैच है जिसमें पहले से रिकॉर्ड कर दिया गया है। एनटीपीसी वाले क्वेश्चन रिकॉर्ड हो चुके हैं, एएलपी वाले हो चुके हैं, यूपीएसआई यूपीपी वाले हो चुके हैं, और ग्रुप डी का बचा हुआ है टेक्नीशियन। ये तीन चीजें बची है जो रिकॉर्ड की जा रही हैं। रिकॉर्ड क्या मतलब, लाइव ही लेते हैं हम लोग, रिकॉर्ड नहीं करते हैं एप्लीकेशन में, कभी भी क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं मिलती, आपको मैक्सिमम टाइम लाइव ही मिलता है।
तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे अभी मंथ एंड यानी कि आज और कल 2 दिन के लिए एक ऑफर चल रहा है, अप्रैल 60। अगर ये कूपन कोड लगाते हैं तो 60% का ऑफ पा जाएंगे। इस प्राइस से भी आपको 60% का ऑफ का मतलब लगभग आप इसको 80 से 90 रुपए में इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें अगर जिनका एनटीपीसी को पढ़ना वो वाला क्लास पढ़ सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रुप डी जो भी करना होगा। और सभी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको कराया जा रहा है, उनके पीडीएफ साथ में दिए जा रहे हैं, और ऑलरेडी उनका पीडीएफ जो बिना सोल्यूशन वाला वो तो एक साथ अपलोड कर दिया गया है। बाकी कैसी लगी वीडियो को बताएंगे कमेंट करके, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।